नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और बहुप्रतीक्षित वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं भारत और विश्व का पूरा कृषिगत उत्पादन और उससे संबंधित जो सांख्यिकी होती है कृषि की और उसका आर्थिकी में क्या रोल है। कुल मिलाकर जो है करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाली दोनों परीक्षाओं यानी कि चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो चाहे वो पीसीएस हो, दोनों में ही इससे आपको 2-3 प्रश्न मिलना तय हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आज की डेट तक जो भी सबसे लेटेस्ट उपलब्ध डेटा है उसके आधार पर ये बनाया गया है। इसलिए अगर आप किसी अन्य किताब से इसको मैच कर रहे हैं, ऐसी किताब जो 6 महीने पहले या 8 महीने पहले मार्केट में आ चुकी है, तो आपको जो है उससे और हम इस डेटा में अंतर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है ये बहुत ही ज़्यादा जितना मैक्सिमम अपडेशन इसमें संभव था उतना इसको करके दिया गया है। तो इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आगे जो है काफ़ी समय तक अभी ये डेटा आपका काम करेगा। और बेसिकली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका आधार मुख्य रूप से आपने देखा होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की स्टैटिकल ईयर बुक आती है। ये 2023 में जनवरी में रिलीज हुई थी, उसके बाद इसका अभी तक अगला वर्जन नहीं आया है। तो जितना वर्ल्ड का डेटा है कृषि का वो इस पर आधारित है और भारत में जितना डेटा है कृषि से संबंधित वो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2022 जो 23 में रिलीज हुई थी और उसके साथ ही आर्थिक समीक्षा 2023, इन दोनों के आधार पर हम ये सारा डेटा जो है आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए इसके लिए स्पेशल कमेंट करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको वहाँ पर इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए धैर्य रखें और सबसे पहले इस वीडियो को देखें। देखिए PDF को पढ़ना और जो मैं बताऊंगा उसको समझना, क्योंकि ये डेटा है, इसमें कौन सी चीज़ किस तरह से आ रही है, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टेबलर फॉर्म में चार्ट फॉर्म में दिखाऊंगा और उसमें सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें से क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार जरूर देखना पड़ेगा, तब नहीं तो आप अगर केवल PDF के सहारे तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 11 फरवरी को निर्धारित है और अभी भी जो लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि लास्ट मिनट में आप टेस्ट सीरीज से अभी भी जुड़कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसका लाभ ले सकते हैं। कुल 47 टेस्ट इसमें हैं और उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहे हैं। इन दोनों नंबर पे किसी पे भी RO ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखकर भेज दीजिए, आपको रिप्लाई में सारी डिटेल बता दी जाएगी। मोटी मोटी बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप के माध्यम से आपको मिलेगी, जो डिकोड एग्जाम का ऐप है, उसके साथ आपको सॉल्व PDF मिलेगी। मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर आपको टेस्ट देने का अवसर मिलेगा, साथ में आपको अपना स्कोर कार्ड, कितने माइनस मार्किंग में गलत हुए, कितने सही हुए, क्या आपकी रैंक आई, ये सब आपको वहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं हार्ड कवर बुक के फॉर्म में, यानी कि प्रिंटेड बुक के फॉर्म में हमारी 10 प्रैक्टिस सेट की ये बुक लॉन्च हो चुकी है और पहले दिन लॉन्च होते ही ये जो है शॉर्ट हो गई थी, लेकिन कल से फिर ये सभी जगह पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। ऑनलाइन में भी जो है ये मिलने लगेगा, ऑफलाइन में भी मिलने लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड हो जाने के कारण ये बुक शॉर्ट हो गई थी। तो उसके लिए जो है हमको असुविधा के लिए आपकी खेद भी है। और ये वो टेस्ट सीरीज है जो गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें जो 10 टेस्ट दिए हुए हैं जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आयोग का एक्चुअल पैटर्न है बिल्कुल उस पैटर्न पर पूरे 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं और संपूर्ण व्याख्या भी दी गई है। और मैं उन लोगों के लिए इसको जरूर रिकमेंड करूंगा जो इसके बाद ठीक PCS भी देने जा रहे हैं, क्योंकि RO और PCS
दोनों का पूरा जीएस ये अच्छे से कवर करेगा। 31 दिसंबर तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स है इसमें। साथ ही साथ इसमें हिंदी है, रीजनिंग, मैथ जो क्वेश्चन हैं जो जीएस वाले पार्ट में आरओ में आते हैं वो आपके सीसैट में काम आ जाएंगे, पीसीएस में भी। और इतनी ज़बरदस्त व्याख्या है कि आप इसको जो है आराम से एक स्टैटिक बुक की तरह साल 1.5 साल तक भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप आगे तैयारी करेंगे। तो इस बुक को अगर आप ये सोचकर नहीं लेने का मन बना रहे थे कि ये बुक लेने से मतलब इसकी कोई एक्सपायरी है, तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। करंट अफेयर्स हो सकता है 6 महीने बाद इतना पुराना ना पूछा जाए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अपडेटेड ही रहेंगी। जीएस के जो प्रश्नों का स्तर है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, ऐसी बुक आज की डेट में मार्केट में नहीं है। इसीलिए इसमें पेज की संख्या जो है 610 से थोड़ा सा ज़्यादा है और वो केवल बाइलिंगुअल होने की वजह से जो है ये संख्या उसकी बढ़ गई है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप जो है एक स्तरीय टेस्ट सीरीज जो है और उसका एक अच्छा सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप इसको जरूर लीजिए। और इसकी उपलब्धता के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारे दोनों नंबर हैं, इन पे आप जो है व्हाट्सएप करके जान सकते हैं कि आप तक ये कैसे पहुंचेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से इसकी सुविधा उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी इसका लिंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी सामान्य हिंदी की बुक पहले से ही जो है बेस्ट सेलर बनी हुई है मार्केट में, और अगर अभी तक आपने समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए इसको नहीं लिया है तो अभी भी समय आप ले सकते हैं और एग्ज़ाम होने तक 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर लक्ष्य 55+ लिखा हुआ है, इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो 60 में से 55+ जो है आपके नंबर जरूर आने हैं। और ये आजमाया हुआ जो है तथ्य है। पहले भी जो 3 एग्ज़ाम इसके पहले हुए हैं प्री मेंस मिलाकर अगर हम देखें समीक्षा अधिकारी के, उसमें हमने 55+ का जो आंकड़ा है वो पार किया है। लास्ट ईयर जो है हमने 59 क्वेश्चन जो है केवल इस बुक से अकेले अचीव किए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल रीसेंट जो आपके सामने राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का एक अनुमान जारी किया गया है और ये जारी किया गया है 5 जनवरी 2023 को 2024 को सॉरी, और ये पीआईबी पर उपलब्ध है। पीआईबी से ही इसको लिया गया है, यानी भारत सरकार का ये अधिकृत डाटा है। तो इसमें हम संपूर्ण आर्थिकी के जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं, उनको जान लेते हैं। पहली चीज़ तो भारत में जो जीवीए है, क्योंकि अब जीडीपी का इस्तेमाल, जीडीपी टर्म का इस्तेमाल पिछले 9 सालों से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से नहीं किया जा रहा है। अब जीडीपी के स्थान पर जीवीए का प्रयोग किया जाता है, ग्रास वैल्यू एडेड। तो अगर हम देखेंगे 22-23 में जो है जो जीवीए की प्रगति दर है, यानी पिछले साल से 22-23 में क्या रही है 7, तो ये वाली जो है वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब इसमें जो है संशोधन अब नहीं होना है। इसके बगल में अगर हम देखेंगे तो 23-24 लिखा है, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि 23-24 अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। 2023-24 कब कंप्लीट होगा, जब 31 मार्च 2024 बीत जाएगा। तो ये केवल एक प्राइमरी अनुमान है। फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो 6.9 याद रखिएगा, लेकिन ये अनुमान है, ये आगे चल के बदल जाएगा। ये जो 22-23 का डेटा है वित्तीय वर्ष का, ये फाइनल डेटा है। 7% जो है बढ़ोतरी हुई है जीवीए में, अगर पूरी इकोनॉमी को, भारत को देखें। और ये कैसे है, ये बेसिक प्राइसेस पे है, नहीं करंट प्राइसेस पे नहीं है, बेसिक प्राइसेस पे है। यानी जो है जो बेस प्राइस हम कहाँ से नापते हैं, 11-12 के प्राइस से नापते हैं, स्थिर मूल्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब इसमें हमको जो इस लेक्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको जानना है कि कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र, जिसको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कहते हैं, जो ये लिखा हुआ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, इसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं अर्थव्यवस्था का। तो इसमें जो है 22-23 में जो जीवीए की ग्रोथ रेट रही है, कितनी रही है, 4%। ये डेटा स्पेशली नोट कर लीजिएगा। जीवीए जो
में जो है कृषि का योगदान जो बढ़ा है 22-23 में 4% है, और जो अभी अनुमानित है, देखिए ये 1.8% है। क्यों? क्योंकि अभी ये फाइनल डेटा नहीं है, तो इसको ना ही याद करिए तो अच्छा है, केवल आप 4% वाली बात याद कर सकते हैं। बाकी सभी अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, और भी सेक्टर्स हैं, ये सब दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आपको नहीं याद करना। तो ये 7% और 4%, 7% टोटल इकोनॉमी की ग्रोथ है जीबीए में, यानी इतना जो है चेंज आया है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। किसके? 2022-23 के पहले कौन सा वित्तीय वर्ष है? 21-22 की तुलना में 4% ग्रोथ है कृषि क्षेत्र में, और संपूर्ण भारत की जो है राष्ट्रीय आय में 7% की ग्रोथ है जीबीए में। तो ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिए। इसके बाद जो है इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 23-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो एक्चुअल जीडीपी है, वो 7.3% रहने का अनुमान है। यही सबसे नवीनतम अनुमान जो है व्यक्त किया गया है, जबकि 22-23 में यह कितना था? 7.2% था। तो ये दोनों भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद जो है अब द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कितना बढ़ा, कितना घटा? तो अगर हम 1990 और 91 को देखें, उस समय जो है जो जीवीए था वो 35% था, यानी कितना था? 35%। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हम कह रहे हैं 1990 और 91 वाले वित्तीय वर्ष में। इसके बाद जो है 22-23 का जो फाइनल आंकड़ा हमारे सामने है, कब का? 2022-23 का, उसमें जो है ग्रोथ रेट घटते घटते अब कितनी हो गई है? 15%। इसीलिए लगातार ये बात कही जाती है, आपने कई सारी डिबेट्स में भी सुना होगा, कि कृषि में यूं तो भारत की 55% आबादी संलग्न है कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों में। उसके बावजूद कृषि में जो प्रोडक्शन है वो जो कृषि का अर्थव्यवस्था में वो लगातार घट रहा है। उसकी यहाँ पर वजह भी दी गई है, इसी रिपोर्ट में दी गई है। इसमें कहा गया है द डिक्लाइन इज ब्रॉट आउट नॉट बाय द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में कोई भी कमी नहीं आई है, बट ए रैपिड एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर जीवीए। लेकिन इंडस्ट्री यानी जो है हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, और जो हमारा सेवा क्षेत्र है जिसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं अर्थव्यवस्था का, इसमें रैपिड ग्रोथ के कारण एग्रीकल्चर का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो रहा है। एग्रीकल्चर में उत्पादन इत्यादि लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल जो है खाद्यान्न उत्पादन एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है। अभी हम इसी लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं आगे कि जो है आपकी नया कौन सा रिकॉर्ड बना। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 1990 या यहाँ पर आप देखिए 1990-91 में 35% था जीवीए कृषि। ये केवल कृषि की बात हो रही, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों की, यानी ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का। फिर ये घट के 26% हुआ, फिर 18% हुआ, फिर जो है 20-21 में 16% था जीवीए, अब 22-23 में जो है 15%। तो अगर आपसे आज की डेट में एक सवाल पूछा जाए, और वो सवाल ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आप प्रतिशत में बताएं, तो क्या योगदान आप बताएंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था का में कृषि का योगदान 22-23 में, क्योंकि यही आंकड़े फाइनल है। 23-24 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, 23-24 का तो अभी आंकड़ा कम से कम 6 महीने बाद एक्चुअल आएगा। तो 15% योगदान हो गया है, यानी लगातार जो है इसमें घट रहा है। अब आते हैं कृषि के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक जो है महत्वपूर्ण सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर इसीलिए कहा जाता है। तो सबसे पहले 21-22 का जो डेटा है वही सबसे नवीनतम डेटा है। अगर आज की डेट में हम चर्चा करें तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसमें पहले हम कमोडिटी ग्रुप वाइज जो है एक्सपोर्ट की बात करें। एक्सपोर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र से अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा योगदान कृषि में किस चीज़ से होता है, यानी कौन सी कमोडिटी से होता है। तो यहाँ से आप देखना शुरू करें।
सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं राइस लिखा हुआ है, यानी जो चावल का हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, सबसे ज़्यादा अंश उसका है। कितना है? 18.4%। फिर उसके बाद हम जो है जो समुद्री उत्पाद होता है 14.8%। अब इसमें मछली भी आ गई, घेंगा भी आ गया, कोरल भी आ गया, बाकी जो भी जो है सी फूड होता है ये सब इसमें आ गया। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है मसाले, सॉरी तीसरे नंबर पे हमारा आता है शुगर, क्योंकि भारत जो है शुगर का वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है। तो तीसरे नंबर पे जो है शुगर आ गया। पूरे विश्व का 17% चीनी भारत में उत्पादन होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेटा है। शुगर के बाद चौथी अगर बड़ी मत देखें जो हम बाहर भेजते हैं, मतलब हमारे यहाँ उत्पादन होता है और हम बाहर भेजते हैं, वो है मसाले। और आप जानते हैं मसालों की वजह से ही भारत में विदेशी आगमन, विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हुआ था। एक समय मसाले का जो हब था, आज भी है। तो बाकी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें सामान्य हैं कि सीरियल का और ऑयल का क्या है। आपसे बड़ी मत पूछी जा सकती है, तो सबसे ज़्यादा धान या आप सीधे सीधे चावल कहिए, फिर मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद शुगर है, उसके बाद स्पाइस या मसाले हैं। अब हम इंपोर्ट की बात करते हैं। हम बाहर से क्या मंगवा रहे हैं कृषि में, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है, जो कृषि का खर्चा बढ़ा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या बाहर से मंगवा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा हम बाहर से वेजिटेबल ऑयल मंगवा रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, वो बहुत कम होता है। आप देख रहे हैं 55% का रोल है इसका पूरी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी में, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 55%। उसके बाद हम बाहर से सबसे ज़्यादा क्या मंगवा रहे हैं, उसके बाद हम फ्रेश फ्रूट्स मंगवा रहे हैं, ताज़े फल 7.1%। इसके बाद दाल। अब दाल पे भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी चाहिए, अभी आगे भी जिक्र आएगा। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत दाल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और भारत दाल का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है विश्व में। ये तीन चीज़ें दाल के संदर्भ में आपको याद रखनी चाहिए। तो ठीक है, बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के लिए हैं। आपको बड़ी मत मैंने पहले ही बोला था। अब हम वर्ल्ड लेवल पर जो है कुछ डाटा की बात करते हैं, अभी हम उत्पादन पे आएंगे ही आएंगे। तो ये जो है जो FAO की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये डाटा फेच किया गया है। क्या डेटा है? विश्व में कृषि उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में, कृषि के लिए उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में शीर्ष देश कौन से? सबसे ज़्यादा कृषि योग्य जो उपयोग में है भूमि, वो भारत में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे चाइना है। इसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा किस देश में है? अब यहाँ पर एक दुर्भाग्य है कि जितने भी गरीब देश हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्री जो है, उनमें जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। और अगर औसत की हम बात करें कि पूरे विश्व में या ग्लोबल सिनेरियो में कृषि क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, तो 37.8% महिलाओं का योगदान है। अब कृषि का मतलब ये नहीं होता कि जो है महिलाएं जो है खेत में फावड़ा ही चला रही हैं। कृषि का मतलब ये होता है कि पशुपालन में उनका रोल हो सकता है कृषि से संबंधित, मान लीजिए जूट है, उससे जो है वो कोई वो बना रही हो, कोई डलिया बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, या हथकरघा उद्योग कोई चला रहा है, तो ये सब कृषि में आएगा। तो कृषि एक जो है वास्ट क्षेत्र है। इसके बाद जो मैंने बात की थी कि महिलाओं की भागीदारी ग्लोबल लेवल पर कृषि क्षेत्र में किन 3 देशों में सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा गैम्बिया में है, दूसरा दक्षिणी सूडान में है, तीसरा उज्बेकिस्तान में। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ यही समस्या है कि ये सब गरीब देशों में ज़्यादा हिस्सेदारी है। कार्बनिक खेती, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती आज जो है अगर देखेंगे तो SDG में भी, और उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि सभी को कार्बनिक खेती अपनानी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार, वह प्रोडक्ट के अनुसार नहीं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किन देशों में हो रही है? तो सबसे ज़्यादा हो रही है ऑस्ट्रेलिया में 46%,
दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है, तीसरे नंबर पे बहुत सारी कंट्री एक साथ हैं, स्पेन, फ्रांस, चीन, उरुग्वे, इनका सबका योगदान जो है 4% है। और भारत भी इसमें ठहरता है चौथे नंबर पर 3% के साथ। भारत में अभी 3% क्षेत्रफल पर ही कार्बनिक खेती हो रही है। उसके बाद अगला डेटा क्या है, ये भी कार्बनिक खेती से संबंधित है। कुल खेती योग्य भूमि में कार्बनिक खेती, अब प्रतिशत की बात आ गई। मान लीजिए हमारे पास जो है 100 हेक्टेयर भूमि है खेती की, उसमें से हम 100 हेक्टेयर में से परसेंटेज के आधार पर कितने पर कार्बनिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इस मामले में ऑस्ट्रिया टॉप पर है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पर उरुग्वे है। अब इसमें अंतर बहुत क्लियर कट समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 46% जो क्षेत्रफल है उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। ये जरूरी नहीं कि कृषि में उपलब्ध कुल भूमि पर का जो है 46%, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया में क्या है, खेती के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उनमें सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल पर ऑस्ट्रिया में खेती हो रही है। और विश्व में, चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है आप जानते हैं, तो वहाँ पर जितने भूभाग पे कार्बनिक खेती हो रही होगी उसी कारण जो है ये 46% आया है। मतलब जितना टोटल वर्ल्ड का है उसमें से 46% जो है क्षेत्रफल पर खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ये कहने का सीधा मतलब है। इसके बाद आते हैं, अभी हमने दालों की बात की थी, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कितना उत्पादन करता है? 25% पूरी दुनिया का। उसके बाद उपभोक्ता है, सब दुनिया का 27% दाल, पूरे दुनिया के पूरे उत्पादन की 27% दालें भारत में खपा दी जाती हैं, यानी उपभोग कर ली जाती हैं। उसके बाद भारत सबसे बड़ा आयातक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के बाद भी हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है क्योंकि हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। और उसकी वजह क्या है कि भारत की जो कम्युनिटी है मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है दालों को माना जाता है। अब आगे आते हैं, इसी संबंधित एक डेटा और है। देश के कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल पे 20% पे दाल की खेती की जाती है भारत में। और जितना भी देश में कुल खाद्यान्न उपजता है, उसका उत्पादन होता है, उसमें से 7 से 10% जो है शेयर किसका होता है? दाल का। तो ये पूरी कहानी दाल की हो गई, अच्छे से याद हो गई होगी आपको। अब आगे आते हैं, मात्रा के आधार पर गेहूं का शीर्ष आयातक, सबसे ज़्यादा देश कौन सा आयात कर रहा है गेहूं दुनिया में। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरी लिस्ट याद रखें, आप इंडोनेशिया भी याद रखें तो इतना पर्याप्त है। फिर गेहूं का शीर्ष निर्यातक देश कौन सा है, जो अपने देश से सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो है रशियन फेडरेशन या रूसी संघ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए। इसके बाद मक्का में इसी तरह से मक्का का शीर्ष इंपोर्टर या आयातक देश कौन सा है, वो है चाइना। फिर मक्का का शीर्ष निर्यातक कौन सा है? यूएसए, क्योंकि यूएसए में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसका होता है। चावल का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? चीन। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। एक्सपोर्ट कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? भारत कर रहा है। तो ये जो है डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट जो है, अभी बहुत जो है रिसेंट में, यानी 2023 में ही 12 दिसंबर 2023 को एग्रीकल्चर का जो एक बड़ा सेक्टर है जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं, तो बागवानी उत्पादन के कुछ नए आंकड़े जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड पीआईबी पर जारी हुए थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर, भारत सरकार के द्वारा। और ये जो है क्या होते हैं, आपने सुना होगा पहला अग्रिम अनुमान, दूसरा अग्रिम अनुमान, तीसरा अग्रिम अनुमान, क्योंकि लगातार जो है हर क्वार्टर में ये फिगर चेंज होती चलती हैं। तो 2022-23 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं कि कुल जो है खाद्यान्न उत्पादन, कुल बागवानी उत्पादन, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बस उसके लिए ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है बागवानी उत्पादन। अब इसकी तुलना किससे की है? देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो यहाँ पर दो डाटा आपको मिल गए। पहला बागवानी उत्पादन आपको 351.92 मिलियन टन याद रखना है। दूसरा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है,
तो ये 329.69 मिलियन टन, ये जो है कौन सा अनुमान है 2022-23 का सेकेंड एडवांस जो है स्टेटमेंट है, अग्रिम अनुमान है। इसके बाद जो है वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी एक चीज़ यहाँ पर और डेटा आपको मिल गई कि दुनिया में सब्जियों में भारत सेकेंड नंबर पे है और फलों में दूसरे नंबर पे है। अभी आगे इसको हम चार्ट फॉर्म में भी देखेंगे कि पहले पे कौन सा है, तीसरे पे भी कौन सा है। इसके बाद केला, नींबू, पपीता, भिंडी, इनमें भी भारत जो है टॉप कंट्री है देश जो है पूरी दुनिया में। 22-23 में अगर मात्रा के आधार पर कुल बागवानी उत्पादन की बात करें तो शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर बात हो रही टोटलिटी की। बागवानी में बहुत कुछ आता है, बागवानी में फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स भी आती हैं, सब कुछ आता है, उसमें शहद भी आता है। तो अगर कुल की बात करें और मूल्य के आधार पर नहीं, मात्रा के आधार पर, क्योंकि मात्रा के आधार पर ही सबसे अच्छा तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। तो शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है उत्तर प्रदेश विशेष में ही आपसे पूछ लिया जाए। और उत्तर प्रदेश में 22-23 में कुल बागवानी उत्पादन 462.05 लाख टन हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। चलिए अब जो है इसको हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। अभी हमने जो है मोटा मोटा एक डाटा समझने का प्रयास किया था। अब जो है जो FAO स्टेट है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की जो 2023 जनवरी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो है विभिन्न कृषिगत उत्पादों में कौन कौन से शीर्ष उत्पादक देश हैं। तो पाम ऑयल की बात करें, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया इसका उत्पादन करता है 60%। तो ये सब ऐसे उत्पाद हैं जिनमें ज़रूरी नहीं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें क्रम तक याद रखें। पहला बस आपको अगर पता है तो पर्याप्त है। जहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ मैं बताऊँगा आपको। सोयाबीन ऑयल है, वहाँ पर चाइना जो है फर्स्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थर्ड लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो उनका जो उत्पादन है वो नेग्लिजिबल है। आप देख रहे हैं इंडोनेशिया 60% पूरी दुनिया का अकेले जो है पाम ऑयल का उत्पादन कर रहा है। सोयाबीन 27% चाइना अकेले उत्पादन कर रहा है पूरी दुनिया का। इसके बाद जो है रेपसीड ऑयल है, ये सबसे जो है इसका बड़ा उत्पादक देश कौन है दुनिया में, कनाडा, दूसरे नंबर पे जर्मनी है। फिर सनफ्लावर ऑयल की बात करें, सूरजमुखी का तेल, यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना, अब गन्ना ऐसी फसल है कि आपको इसको 3 जो है पूरे शीर्ष याद रखने होंगे। तो गन्ना में ब्राज़ील, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे चीन। इन सब चीज़ों को अगर आपको याद रखने में कोई दिक्कत हो तो कोई ना कोई एक ट्रिक बना लीजिए, गन्ना से उसको जोड़ते हुए आप जो है आसानी से बना लेंगे। जैसे आप मैथ में जो है और रीजनिंग में ट्रिक बनाते हैं या GS में भी बहुत सारी ट्रिक बनाते हैं, वैसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद मक्का या मेज की बारी आती है। तो USA उसका सबसे बड़ा उत्पादक है निर्विवाद रूप से, और सालों से उसका एक छत्र राज चल रहा है। तो USA, चाइना और ब्राज़ील। फिर चीनी की बात करते हैं। यहाँ रिफाइंड शुगर की बात नहीं हो रही, रॉ चीनी की बात हो रही, जो प्राइमरी लेवल पर बनती है, क्योंकि उसी के आधार पर नापना ज़्यादा सही है। रिफाइंड तो जो है बाद में अलग अलग तरीक़ों से प्रोडक्ट की डिमांड के आधार पर किया जाता है। तो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। क्यों? क्योंकि जो है ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। अब इस तरह से अगर आप रिलेट कर लेंगे तो भी अच्छा है। दूसरे नंबर पर देखेंगे, वहाँ चीनी गन्ने में भी भारत का सेकंड पोजीशन था, यहाँ भी चीनी में भी भारत की सेकंड पोजीशन है। तीसरे नंबर पे चाइना आ गया। मीट, जो चिकन का मीट है उसमें USA टॉप पर है, बहुत कम संभावना है कि आपसे पूछा जाए। कैटल के मीट में जो है USA टॉप पर है, ये भी बहुत कम संभावना है कि आपसे पूछा जाए। गाय का दूध, कुल दूध में भी भारत टॉप पर है, अभी आगे आएगा, लेकिन गाय का दूध जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। 23% यहाँ पर गाय का दूध का प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड के शेयर के फॉर्म में अगर हम देखें। दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। इसके बाद जो है अंडे की बात करें, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उसमें चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है 34% के साथ में। इसमें थोड़ा सा भारत की पोजीशन को भी ध्यान रखिएगा कि तीसरे नंबर पे, मेन भारत लिखने का यहाँ पर यही मकसद था। समुद्री मछली, मैरीन फिशेज के उत्पादन में जो है सबसे ऊपर कौन है, चीन है। बस पहला इसमें क्रम याद रख लीजिए,
साफ पानी की मछली जिसको हम फ्रेश वाटर जो है या इनलैंड भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन है टॉप पर? यहाँ भी चाइना है, लेकिन यहाँ पर जो स्मरणीय तथ्य एक और है कि भारत जो है इनलैंड या साफ पानी की मछली के उत्पादन में सेकेंड पोजीशन पर आता है। फिर अगर हम कुल कैप्चर फिशरीज का, यानी कि केवल मछली का, चाहे वो समुद्री हो चाहे वो साफ पानी की मछली हो, दोनों को अगर हम जोड़ के यानी इन टोटलिटी देखेंगे जो है, तो कुल मछली उत्पादन में चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे पेरू। अब फिर आप एक देखेंगे मछली का डेटा नीचे भी आ गया है, घबराने की जरूरत नहीं, चीज़ों को समझते हुए चलिए। एक तो चाइना ही इस पे टॉप पे है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। कुल मछली उत्पादन कैप्चर वाली पूछ ली जाए, यहाँ पर क्या है? कुल मछली उत्पादन एवं जलीय जीव उत्पादन, क्योंकि आप जानते हैं मछली ही केवल नहीं खाई जाती है समुद्र से, मछली के अलावा जो है बहुत सारा सी फूड होता है, झींगा है, तमाम तरह की और चीज़ें हैं, आपने देखा होगा खाते हुए लोगों को सी फूड में। तो ये सारा जो है जितना भी एक्वाज कल्चर प्रोडक्शन होता है इंक्लूडिंग सी फूड, अगर हम इन टोटलिटी में बात करें तो भी चाइना ही टॉप पर है, और इसमें भारत आ जाता है अपना फिर से जो है पिक्चर में सेकंड नंबर पर भारत आ जाता है। ईंधन वाली लकड़ी जिनको हम राउंड वुड भी कहते हैं, क्योंकि इनका मुख्य रूप से जलाने में प्रयोग होता है, उसमें भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, बस इतना पर्याप्त है। कुल प्राथमिक अनाज जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, इसमें चीन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे भारत है। कुल शुगर क्रॉप्स, अब शुगर क्रॉप्स का मतलब केवल गन्ना नहीं हुआ, चुकंदर से भी शुगर बनती है, बाकी और भी बहुत सारी फसलें हैं जहाँ से जो है शुगर बनती है, या हम उनसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं किसी न किसी भाव में, सुक्रोज, फ्रक्टोज जैसे भी लेते हैं। तो कुल शुगर क्रॉप्स की अगर हम इन टोटलिटी में बात करें तो इसमें ब्राज़ील नंबर 1 पे है, जो गन्ना चीनी में भी 1 पे था। भारत दूसरे नंबर पे है, जो गन्ना चीनी में भी दूसरे नंबर पे था। तो बिल्कुल ठीक रिलेट हो रहा है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा आप सही बता लेंगे। अब टोटल जो प्राइमरी वेजिटेबल्स हैं, अब इसमें प्राइमरी शब्द क्यों लगा हुआ ये भी जान लीजिए। अब जैसे कुछ सब्जियां हैं जो विशेष रूप से किसी खास देश में ही उगती हैं, उनको हम प्राइमरी नहीं मानते। प्राइमरी का मतलब होता है आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, लौकी, मूली, गाजर, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो प्राइमरी का मतलब ये कि बहुत विशिष्ट टाइप की कोई सब्जी ना हो, सामान्य रूप से जो सब जगह उगती हैं उनकी बात हो रही है। उसमें चाइना टॉप पर है कुल वेजिटेबल प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे यूएसए है। कुल तिलहन की फसलें, ऑयल क्रॉप्स जो है, अब कंबाइंड की बात हो रही है, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे सैफफ्लावर हो, चाहे रेपसीड हो, चाहे मस्टर्ड हो, कोई भी जो है जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी सारी तिलहन फसलों का अगर योग कर लिया जाए तो इंडोनेशिया टॉप पर आता है। उसके बाद जो है ब्राज़ील, उसके बाद यूएसए। फिर टोटल प्राइमरी फ्रूट, अब जैसे एवोकाडो है तो ये जो है कोई प्राइमरी फ्रूट में इसको नहीं गिना जाता, क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट उत्पादन में आता है। यहाँ पर प्राथमिक फल की बात हो रही है, आम, अमरूद, केला, इस तरह के फल जो है जो टोटलिटी में होते हैं। तो इसमें चाइना टॉप पे है, भारत दूसरे नंबर पे। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था ना कि भारत जो है सब्जी में और फल में दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे ब्राज़ील आ गया। इसके बाद रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स में ट्यूबर का मतलब जैसे आपका शकरकंद हो गई, जो है सलजम हो गई, मतलब रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स जो है, ट्यूबर क्रॉप्स में तो आलू भी आ जाएगा वैसे तो कंद और जड़ वाली फसलों में चाइना टॉप पर है, तीसरे नंबर पे भारत है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। धान की बात करते हैं, धान में चीन, भारत, बांग्लादेश, पिछले साल भी यही क्रम था, ऑलमोस्ट जो है वही बना हुआ है। गेहूं में बात करते हैं, चीन, भारत, रूसी संघ, ये दोनों का ही आपको तीनों क्रम याद रखना है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न हैं गेहूं और धान। अब आलू की खेती पे आ जाइए, आलू में चीन सबसे टॉप पर है, दूसरे नंबर पे भारत है। फिर ऑयल पाम फ्रूट, ऑयल पाम फ्रूट जो है इसमें इंडोनेशिया टॉप पर है, एक ही याद रखिए, ना भी याद रखिए तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाना जो है 99% नहीं पूछा जाएगा। टोटल वेजिटेबल आयल की बात करें, अगर हम जो वेजिटेबल से मिलने वाला आयल है वो इंडोनेशिया उसमें टॉप पर है, दूसरे नंबर पे चाइना,
फिर मलेशिया है। बार्ले या जौ की बात करें तो रूस इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ज्वार की बात करें, इसको हम सोरगम कहते हैं, तो यूएसए उसका सबसे बड़ा है। लेंटिल या मसूर की दाल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुल दलहन फसलों की अब बात आ गई, तो अभी हमने पीछे इसके बारे में बात की थी कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो ये हो गया, भारत सबसे ऊपर हो गया, फिर पोलैंड, उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है। मूंगफली यहाँ पर बात हो रही है बिना छिलका, यानी मूंगफली का जो दाना होता है। चीन, भारत और नाइजीरिया, यहाँ पर भारत सेकंड पर है। मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड सीड की बात हो रही, ना कि मस्टर्ड ऑयल की, इसलिए यहाँ पर सीड शब्द लिख दिया गया है। यानी सरसों सबसे ज़्यादा नेपाल में पैदा हो रहा है, उसके बाद रूस और उसके बाद कनाडा। तो ये नेपाल के प्रोडक्शन के बारे में अभी पहले ऐसा नहीं था, तो एकदम से ये नया डेटा जो है इसमें आ गया है। सोयाबीन में ब्राज़ील सबसे ऊपर है, 5वें नंबर पे भारत है, इसीलिए मैं इसको 5वें क्रम तक ले गया हूँ, नहीं तो इसको 5 क्रम तक लिखने की जरूरत नहीं थी। आप टॉप वाला ही याद रख लेंगे तो उतना भी पर्याप्त है। कपास के बीज के उत्पादन में भारत टॉप पर है, दूसरे नंबर पे चाइना है। तो ये टॉप पे होने के कारण ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। अब हम जूट की बात कर लें। जूट में भारत, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, तो भारत टॉप पर है। प्याज में भारत टॉप पर है। टमाटर में चीन टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पे है। टोमेटो में फिर नेचुरल रबड़ जो है, कृत्रिम रबड़ नहीं, नेचुरल रबड़ की जो सीधे प्लांट से मिलती है, रबड़ प्लांट से, उसमें थाईलैंड टॉप पर है। इसमें भारत की 5वीं पोजीशन आती है, इसलिए इसको अलग से मैंने यहाँ पर 5वें क्रम तक मेंशन कर दिया है। अब आता है कुल दूध। हमने पीछे गाय के दूध के बारे में पढ़ा था, लेकिन लगभग वही क्रम यहाँ पर भी है। कुल दूध में भी भारत जो है विश्व में प्रथम है, उसके बाद यूएसए और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। सेब में चीन पहले नंबर पे है और 5वें नंबर पे भारत है। केला में भारत जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है। तो जो भारत वाले हैं उनको विशेष कर आपको याद रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएं हमेशा हैं। नारियल को अगर हम खोल सहित देखेंगे तो इसके उत्पादन में इंडोनेशिया टॉप पर है और भारत का यहाँ पर तीसरा स्थान आता है। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंगूर में चीन बहुत दिनों से टॉपर बना हुआ है, जब से 4-5 साल के डेटा में देखें, और भारत का यहाँ 7वां स्थान आता है, जिसको यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, कभी पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। संतरा में भारत दूसरे नंबर पे है, ब्राज़ील पहले नंबर पे है। चुकंदर में रूस पहले नंबर पे है। मसालों के उत्पादन में भारत हमेशा से पहले नंबर पे ही था। फिर चाय के उत्पादन में चाइना टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे केनिया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्रम याद रख लीजिएगा। चाय एक बार जो है यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रीन कॉफी में ब्राज़ील टॉप पर है। तंबाकू जो अनमैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि तंबाकू की पत्तियों की बात हो रही है, तंबाकू की जो सीधी फसल होती है उसके मामले में चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत। कोकोआ बीन जिसको हम कहते हैं, कोकोआ बीन्स जो है, कोटे डी आइवरी और उसके बाद घाना, फिर इंडोनेशिया। पहला क्रम ही यहाँ पर याद रखना पर्याप्त है। अब हम आते हैं भारत के उत्पादन पे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न की बात करते हैं, सीरियल्स की, फूड ग्रेन्स की। चावल में देख लीजिए क्रम, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ये आर्थिक समीक्षा जो 2023 की थी उसके अनुसार डेटा है और ये डेटा जो है 21-22 का फाइनल डेटा है ये, ठीक है। और इससे लेटेस्ट डेटा अभी तक जो है उपलब्ध नहीं है। चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है उसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा, यूपी की परीक्षा होने के कारण यूपी में इसका ज़्यादा महत्व है। मक्का में कर्नाटक टॉप पे, तीनों सीरियल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम कुल मोटे अनाजों की बात करें, एक बात यह भी देखिए क्या, 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इस वजह से मोटे अनाज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर भारत में मोटे अनाजों की बात करेंगे तो कर्नाटक जो है टॉप पर है। यहाँ पर शेयर और ये सब लिखा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, केवल एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना दिया गया है कि अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो आप स्वयं कर सकें।
चना के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर है। तूर दाल, जिसको अरहर दाल भी हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्रम है। इसमें कभी कभी मध्य प्रदेश फर्स्ट हो जाता है, महाराष्ट्र सेकंड आ जाता है। ये क्रम जो है लगभग हर साल बदलता रहता है, लेकिन अभी की जो हम बात करेंगे, जो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ वो यही दिया है, महाराष्ट्र टॉप पर है। अब कुल दालों की बात कर लेंगे, सारे दालों को अगर हम जोड़ देंगे तो मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पर नंबर 1 है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगर टोटल हम खाद्यान्न को जोड़ देंगे, जिसमें दाल और जो है सारा खाद्यान्न आ गया, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नंबर 1 का राज्य है टोटल फूड ग्रेन में या सीरियल के उत्पादन में। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब का स्थान आएगा। अब तिलहनी फसलों की यानी ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें, जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, तो सबसे पहले मूंगफली आ गई। मूंगफली में गुजरात टॉप पर है, रेप सीड और सरसों में राजस्थान टॉप पर है, सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे। जरूरी नहीं कि आप पूरा तीनों ही क्रम याद रखें, लेकिन अगर आप कोई ट्रिक वगैरह बना लेते हैं तो तीनों को इंक्लूड करते हुए बनाइएगा। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। फिर अगर हम टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें, कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन की बात करें भारत में, तो राजस्थान हमारा टॉपर स्टेट है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। अब इसके बाद जो है कुछ अन्य फसलों को हम लेते हैं, ये भी 21-22 से ही रिलेटेड फाइनल डेटा है। गन्ना वाला तो बिल्कुल लेटेस्ट है, गन्ना बीच में महाराष्ट्र भी हो गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ही है फाइनल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये जो है टॉप 3 स्टेट है इंडिया के। जूट और मेस्ता में केवल पहला याद रख लीजिए कि पश्चिम बंगाल है। ज्वार में अगर आप केवल महाराष्ट्र याद रख लें तो बेहतर है। बाजरा में राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश भी है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखने योग्य है। काजू के उत्पादन में सबसे टॉप पर उड़ीसा है। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, और ये थर्ड एडवांस जो एस्टीमेट आया है 21-22 का, उसके अनुसार जो है डेटा है। वो इससे पहले वाला जो डेटा था वो किसके अनुसार था? आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो आलू में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे बिहार आ गया। ये क्रम है। अब शेयर देखना चाहें तो देश के कुल उत्पादन में, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शेयर 27% है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तंबाकू उत्पादन में डेटा चेंज हुआ है, तो अब जो है गुजरात टॉप पर आ गया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे नहीं था, ये बहुत बड़ा चेंज है। प्याज महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट है टमाटर, टमाटर में मध्य प्रदेश है। नारियल का उत्पादन पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नारियल में सबसे नवीन डेटा के अनुसार कर्नाटक जो है टॉपर स्टेट है। मछली उत्पादन, अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग हमने भी कर दिया है, टोटल में भी किया है। मछली उत्पादन अगर हम इनलैंड की बात करें, यानी जैसे तालाब में, पोखरों में, झीलों में या नदियों में जो है, तो यानी इसको एक तरह से हम फ्रेश वाटर फिशेज भी कह सकते हैं, तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश टॉप पर है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। मछली उत्पादन अगर हम समुद्री मछली, मैरीन लिखा हुआ है ना, तो मैरीन का मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा मैरीन उत्पादन गुजरात में किया जाता है। अब हम कुल मछली उत्पादन, यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें, टोटलिटी में बात करें, तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है भारत का, दूसरे नंबर पे बंगाल है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। टोटल फ्रूट्स की बात कर लें तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो गया? आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी अपनी हैसियत रखता है, तीसरे नंबर पर आ गया। कुल सब्जी उत्पादन में कभी पश्चिम बंगाल का जो है एक छत्र राज हुआ करता था, अब पश्चिम बंगाल सेकेंड पे रहता है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। टोटल प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें, प्लांटेशन मतलब जो बागवानी करके लगाई जाती हैं, उसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे केरला है। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि सुगंधित एवं औषधीय गुण वाले पौधे,
तो इसमें सबसे टॉप स्टेट कौन सा है? राजस्थान, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। पहला ही क्रम सफिशियंट है एग्जाम के लिए। फूल दो कैटेगरी में आते हैं, लूज फूल और कट फ्लावर। लूज फूल का मतलब यह है कि हमने कोई फूल लिया, उसको एज ए होल जो है हमने उसको तौल लिया, तो वो लूज फूल हो गया। तो उसमें तमिलनाडु हो गया टॉप पर, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। अगर हमने फ्लावर को कट कर लिया, उसकी डंठल वगैरह हटा दी, उसका तना हटा दिया, उस स्थिति में पश्चिम बंगाल, यानी कट फ्लावर के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, यानी कुल फूल आपसे पूछ लिया जाए या सिंपल पूछा जाए कि फूल के उत्पादन में कौन टॉप स्टेट है, तब आप लूज और कट को छोड़ दीजिए। तब आपको ये डेटा याद रखना है कि तमिलनाडु सबसे बड़ा फ्लावर का प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। इसके बाद मसालों की बात करें तो मसालों में भी जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन चलता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिलहाल इस जो सबसे नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश टॉपर है, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, बस इतना ही पर्याप्त है। और सबसे अंतिम बात जो है टोटल हॉर्टिकल्चर, कुल बागवानी फसलों की बात कर लें, जिसमें शहद भी आ जाएगा, एरोमेटिक प्लांट्स भी आ जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स भी आ जाएंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स भी आ जाएंगी, हर तरह की जो है बागवानी फसल आ जाएगी। तो अगर हम टोटलिटी में मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक कुल बागवानी फसलों का उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। इन तीनों क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा। तो मित्रों, बस आपको इतना ही तैयार करना है। मैं बस बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके लिए ये ज़्यादा हो। फिर भी जो कुछ मैंने बताया है बस उतना उतना आप पढ़ते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं कि आप सारा शीर्ष क्रम 3-3 चर याद करें। सभी का पहला पहला भी याद रह जाए तो उतना जो है मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।